कनाडा किंगस्टन मिल्स लॉक्स 30 जून 2009 रात के 2 बजे एक निसान सेंट्रा एक कनाल के पास रुकती है और उस कार में 5 लोग बैठे हुए थे। कार को ड्राइव कर रही थी तूबा और साथ में उनकी 3 बेटियां उस कार में बैठी थीं। जैनब जिसकी उम्र 19 साल, सहर जो 17 साल की है और गीती जो सिर्फ 13 साल की है। इन तीनों लड़कियों की आंटी रोना आमिर भी कार में बैठी हुई थी। तभी कार की विंडो पर कोई नॉक करता है। वो है मोहम्मद साफिया। वो इन तीनों का फादर और तूबा का हस्बैंड था। तूबा जो काफी देर से कार ड्राइव कर रही थी, वो बाहर निकलती है और कहती है कि वह कार ड्राइव करते करते थक गई है। इस पर मोहम्मद कहता है कि अब वो कार ड्राइव कर लेगा। तूबा इस गाड़ी से बाहर निकल के मोहम्मद की दूसरी लेक्सस कार जो पीछे ही थी उसमें जाकर बैठ जाती है, पर वो देखती है कि मोहम्मद अपनी लेक्सस कार की ओर ही वापस आ रहा है और फिर मोहम्मद अंदर आकर बैठ जाता है। तूबा इससे पहले कुछ समझ पाती, मोहम्मद अपनी कार स्टार्ट करके एक्सीलेटर बढ़ा करके आगे खड़ी निसान सेंट्रा को टक्कर मारता है। अंदर बैठी तूबा की चीख निकल जाती है। वो मोहम्मद को रोकती है, पर उसी कार में बैठा उसका बेटा हामिद उसका हाथ पकड़ लेता है। इधर मोहम्मद उस कार को एक के बाद एक टक्कर मारता जाता है। वह तब तक टक्कर मारता है जब तक वो कार कनाल में गिर नहीं जाती। उस कार में 4 फीमेल्स का इस तरह का हॉरिफिक मर्डर कर दिया जाता है। जब पुलिस को यह बॉडीज मिली तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं था किलर्स के अगेंस्ट, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से यह किलर्स पकड़े जाते हैं और तब इस दुनिया के सामने एक ऐसी हॉरिफाइंग स्टोरी सामने आती है जिसे सुनकर हर कोई कांप उठता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान से। मोहम्मद सफिया, जिसने अफगानिस्तान में अपना एक अच्छा खासा बिजनेस सेट कर लिया था, वह शादी के लिए एक लड़की देख रहा था। 1980 में उसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो जाती है, लेकिन अपनी फर्स्ट वाइफ से सफिया को कोई बच्चा नहीं हो पाता। इसलिए वह 1989 में दूसरी शादी तूबा से करता है और वह चाहता था कि उसके साथ बहुत सारे बच्चे पैदा करेगा। इधर 1992 में मोहम्मद अफगानिस्तान से निकल जाता है और 1993 में वो ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस सेट कर लेता है। फिर 1996 में वह दुबई चला जाता है और यहाँ पर वह अगले 11 साल में एक मल्टी मिलेनियर बन जाता है। दुबई में उसने सेकेंड हैंड कार्स एंड रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया था। 2007 में उसे कनाडा की गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम के बारे में पता चलता है जो इमिग्रेंट करके आए हुए लोगों के लिए था। इस प्रोग्राम में अगर कोई रिच इमिग्रेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कनाडा में करता है तो उसे परमानेंट रेजिडेंट सिटीजनशिप के साथ साथ और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मोहम्मद इसमें पार्टिसिपेट करता है और वो $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक स्ट्रीट मॉल परचेज कर लेता है और $2 लाख का एक विला भी परचेज करता है, जिसमें वह अपनी फैमिली के साथ मूव इन कर जाता है। मोहम्मद जितना रिच था उससे भी ज़्यादा वो कंजर्वेटिव एंड था। वो अपनी तीनों बेटियों की शादी अफगानिस्तान में ही कराना चाहता था, इसलिए वो उन्हें बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता था। अफगानिस्तान से वीज़ा अप्लाई करवा करके मोहम्मद अपनी कजिन रोना आमिर को भी कनाडा बुला लेता है। रोना आमिर बहुत खुश होती है, पर उसे नहीं पता था कि कनाडा में क्या मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। रोना आमिर कनाडा आती है। इमिग्रेशन पर उसने मोहम्मद के कहने पर झूठ बोला था
कि वो नैनी है और मोहम्मद के घर काम करने आ रही है। उसके सेटल होने के कुछ दिन बाद ही मोहम्मद रोना आमिर को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। अब रोना आमिर समझ चुकी थी कि उसे कनाडा क्यों बुलाया गया था। एक्चुअली रोना आमिर ना तो कोई नैनी थी और ना ही मोहम्मद की कजन। यह सब एक झूठ था वीजा पाने के लिए। एक्चुअली रोना आमिर मोहम्मद की फर्स्ट वाइफ थी, जिसे मोहम्मद को कोई बच्चा नहीं हुआ था। मोहम्मद ने उसे कभी डाइवोर्स भी नहीं दिया, क्योंकि उसे मारने और पीटने के लिए वह अफगानिस्तान में अपने साथ रखता था। वो अपनी वाइफ तुबा को नहीं पीटना चाहता था, क्योंकि उससे वो काफ़ी अटैच फील करता था। कनाडा आने के बाद में उसे यह वायलेंट इंस्टिंक्ट फिर से उठने लगी थी और फिर उसने रोना आमिर को झूठे सपने दिखाकर कनाडा बुला लिया था। तुबा ने रोना आमिर से उसका पासपोर्ट भी छीन लिया और उसे कहा कि आज से वो इनकी स्लेव है। रोना आमिर एक बहुत ही काइंड और हार्ड वर्किंग वुमन थी। वो एक कर्नल की बेटी थी। मोहम्मद से शादी करने के बाद जब वह मां नहीं बन पाई, तब उसी ने मोहम्मद को कहा था कि वह चाहे तो दूसरी शादी कर सकता है। और रोना ने बड़ी धूमधाम से अपने हस्बैंड की शादी तुबा से कराई। यह शादी उसी मैरिज हॉल में हुई थी जहां पर इनकी शादी हुई थी। और फिर जब तुबा प्रेग्नेंट हुई तो बच्चों को पालने में, उन्हें बड़ा करने में रोना का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था। इनफैक्ट शहर को तो तुबा ने रोना को ही दे दिया था, क्योंकि अब रोना की इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो ये लोग रोना को बहुत टॉर्चर करने लगे थे। और अब रोना आमिर के साथ साथ घर की तीनों बेटियों का भी टॉर्चर स्टार्ट होने वाला था। इन तीनों सिस्टर्स का एक भाई था हामिद, और हामिद से छोटे भी 3 बच्चे थे जो बोर्डिंग स्कूल में थे। जब घर की सबसे बड़ी बेटी जैनब 18 साल की हुई, तब उसे हाई स्कूल में एक लड़के अमर से प्यार हो गया। अमर एक पाकिस्तानी था। 2008 में वैलेंटाइन डे आने वाला था। उससे एक दिन पहले अमर ने जैनब को फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज किया, एक लेटर के थ्रू। जैनब उसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो अमर को इस रिलेशनशिप के कुछ रूल्स समझा देती है। वो बताती है कि उसका छोटा भाई हामिद भी उसी स्कूल में है और वह हर समय उस पर नज़र रखता है, तो उन दोनों को उससे बचकर रहना होगा। अमर और जैनब इसलिए स्कूल के बाहर ही मिलते थे और स्कूल में एक दूसरे को स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट किया करते थे। हामिद को अब स्लाइटली डाउट होने लगा था, इसलिए उसने जैनब से पूछा भी। उसने बताया कि जैनब की खुशी देखकर उसे ऐसा लगता है कि जैनब किसी को डेट कर रही है। अब जैनब और अमर आपस में मिलना काफ़ी कम कर देते हैं। अब स्प्रिंग 2008 है। जैनब के पेरेंट्स दुबई में एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डील के लिए जाते हैं। जैनब और अमर का कर्फ्यू अब नॉन असिस्टेंट हो गया था, क्योंकि पेरेंट्स के घर में ना होने का फ़ायदा हामिद भी उठा रहा था। वो भी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाया करता था, और उस टाइम पर जब घर पर कोई नहीं होता था तो जैनब अमर को घर पर बुलाया करती थी, और ऐसा करके जैनब एक ट्रैप में फंस गई थी। यह ट्रैप जो हामिद ने क्रिएट किया था। एक दिन हामिद ने बाहर जाने की एक्टिंग की, लेकिन वो अपने घर पर नज़र गड़ाए बैठा था, और तब उसने अमर को घर में घुसते हुए देखा। जैनब का सच अब बाहर आ चुका था। यह वो सच था जो अपने साथ कई जाने लेने वाला था। यह सब कुछ हामिद ने अपने पेरेंट्स को बता दिया। उसके पेरेंट्स दुबई से जल्दी वापस आए और फिर उन्होंने जैनब को बहुत मारा। हामिद ने डिसाइड किया कि जैनब अब स्कूलिंग कंटिन्यू नहीं करेगी और वो अब 1 साल तक घर पर ही रहेगी। अब जैनब का अमर से मिलना तो दूर की बात थी, वो अपने रूम से बाहर जाने के लिए भी हामिद की परमिशन लेती थी। अब हामिद जैनब से फ्री हो चुका था। अब उसका सारा फोकस अपनी सेकंड सिस्टर सहर पर थी, जो अभी 16 साल की थी। अब वो उसकी जासूसी करने लगा था। हामिद को पता चला कि सहर का भी एक बॉयफ्रेंड था, रिकार्डो सचेस।
यह देखकर हामिद बिल्कुल पागल हो गया और अपने बाल नोचने लगा। वो गुस्से में जोर जोर से चीखने लगा और उसने अपने फादर को उसके बारे में भी सब कुछ बता दिया। इसके बाद उसके फादर ने शहर को बुरी तरह से पीटा, पर तुबा ने उसे रोक दिया। तुबा का कहना था कि इन सब चीज़ों के लिए जैनब रिस्पॉन्सिबल है और उन्हें जैनब का कोई परमानेंट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये फर्स्ट इंस्टेंट था जब तुबा ने जैनब के मर्डर का आइडिया अपनी फैमिली के साथ शेयर किया। शहर इस टॉर्चर को नहीं झेल पाई और उसने की पूरी बोतल पी ली थी। इस पर उसके स्कूल ने क्यूबेक सोशल सर्विसेज को कांटेक्ट भी किया और उन्हें बताया कि शहर को उसकी फैमिली हैरेस कर रही है। सोशल सर्विसेज के लोग उनके घर पर आए और फिर तीनों सिस्टर्स ने उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन तभी उनके फादर भी आ गए और सारे लड़कियों ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं एंड सोशल सर्विसेज ग्रुप वाले वहाँ से चले गए। इन सोशल सर्विसेज के लोगों को आज तक क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि यह तो कॉमन सेंस है कि अगर लड़कियां अपने फादर से इतनी डरती थी तो वह उसके सामने कैसे बोल सकती थी कि वो उन्हें टॉर्चर करता है। इस इंसिडेंट के बाद शहर का भी स्कूल जाना बंद कर दिया गया था। अब हामिद दोनों सिस्टर्स से फ्री हो चुका था। अब उसने अपना पूरा फोकस अपनी तीसरी सिस्टर गीति पर लगाया, पर गीति का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसने उसका बैग चेक किया इस उम्मीद में कि उसे कोई लव लेटर वगैरह मिल जाए। एक लेटर मिला भी, पर वो कोई लव लेटर नहीं था। वो लेटर एक मदद की पुकार थी। वो लेटर एड्रेस था फोस्टर होम को। फोस्टर होम एक अनाथालय की तरह काम करता है। गीति ने उस लेटर में लिखा था कि वो बस जीना चाहती है। अगर वो अपने घर में रही तो उसे एक दिन मार दिया जाएगा। ये पढ़ के हामिद पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है और अपने फादर को यह सब बता देता है और फिर गीति के साथ भी वही होता है। यह सब देखकर मोहम्मद की फर्स्ट वाइफ रोना आमिर यह समझ चुकी थी कि अब उसकी लाइफ भी खतरे में है। वो अपनी बहन को कॉल करती है जो कनाडा के बाहर थी और उससे वह रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यूएस स्मगल करा दे क्योंकि रोना के पास तो पासपोर्ट भी नहीं था। पर यह प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और उसकी बहन के पास आज की डेट में रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक बार वह अपनी बहन से कहती थी कि उनके साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है। ये चारों वुमन अब उस घर में डर डर के जी रही थी। पर जैनब डिसाइड करती है कि उसे इस घर से निकलना ही होगा। वो 1 साल बाद इंटरनेट के थ्रू अमर से कांटेक्ट करती है और वो दोनों मैकडॉनल्ड्स में मिलते हैं। वो अमर से कहती है कि वो दोनों शादी कर लेंगे और फिर हमेशा के लिए वो अपना घर छोड़ देगी। पर अमर के पास ना तो अभी जॉब थी और ना ही कोई घर। वो जैनब को वेट करने को कहता है, पर जैनब डिसाइड कर चुकी थी कि उसे उस घर में नहीं रहना है और फिर वो एक वुमन शेल्टर में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ से वो अमर से मिला करती थी। जब हामिद को इसका पता चलता है तो वह बहुत चीखता है। तब उसकी माँ तुबा कहती है कि उन्हें फैमिली ऑनर के लिए जैनब को मारना ही होगा। यह सुनकर हामिद के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। हामिद एंड तुबा जैनब के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि वो जैनब और अमर की शादी करवाना चाहते हैं और वो जैनब से माफ़ी भी मांगते हैं। जैनब की माँ उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि अब वे लोग उसकी शादी कर देंगे। फाइनली जैनब घर वापस आ जाती है और अमर और जैनब की शादी भी करवा दी जाती है। उस वक्त मोहम्मद सफ़िया कनाडा से बाहर था। जब वह घर वापस आया तभी अमर और जैनब के शादी के 24 घंटे बाद ही हामिद ने उन दोनों का डाइवोर्स करा दिया। अमर को आज तक यह पता नहीं चल पाया कि हामिद ने जैनब को क्या धमकी दी थी कि जैनब ने अमर से कहा कि वो उससे कभी नहीं मिलेगी, वो यह शादी तोड़ रही है। 24 घंटे पहले अपनी खुशियों भरी जिंदगी की शुरुआत करने के बाद
अचानक सब कुछ बदल सा गया था। अभी 2009 चल रहा था और इस टाइम तक हामिद अपना पूरा मेंटल बैलेंस खो चुका था। उसकी इंटरनेट सर्चेस इस मंथ में यह थी कि रिमोट रिवर्स, रिमोट वाटर, बॉडी डिस्पोज इत्यादि। 20 जून के फाइनल चिलिंग सर्च के बाद 10 दिनों के अंदर वह अपनी बहनों को मार देगा। हामिद अपनी बहनों से कहता है कि हम सब एक फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं, नियाग्रा फॉल्स घूमने। हामिद और मोहम्मद दोनों तूबा से भी झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि वह सिर्फ जैनब का ही मर्डर करेंगे और तूबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह ट्रिप के लिए लड़कियों को रेडी कर ले। नियाग्रा फॉल्स घूमने के बाद ये लोग किंगस्टन मिल्स लॉक्स आ जाते हैं। ये वहाँ होते हैं रात के 1:30 बजे के करीब। ये तीनों सिस्टर्स और रोना आमिर निसान सेंट्रो में बैठे हुए थे, जिसे तूबा ड्राइव कर रही थी। तूबा अब उस गाड़ी से निकल करके पिछले वाले गाड़ी लेक्सस में शिफ्ट हो जाती है और तब उसे असली प्लान का पता चलता है। बाप बेटे ने मिलकर कैसे उन तीनों बहनों को और रोना आमिर को मारा। यहाँ तूबा ने पुलिस को बताया कि वह एक मॉन्स्टर थी। उसकी बात में कितना सच है या कितना झूठ, यह तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि काफ़ी सारी थ्योरी यही कहती है कि जब चारों विक्टिम्स को पानी में धकेला जा रहा था तब वे सारे के सारे ऑलरेडी मर चुके थे, क्योंकि जब पुलिस ने कार को पानी से रिट्रीव किया तब वो बस 2 मीटर तक पानी में थी। तो चारों विक्टिम्स ने अगर ट्राई किया होता तो बचने का तो बच सकते थे। प्लस उन्होंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, ड्राइवर वाली सीट भी खाली थी। उन चारों को कैसे मारा गया यह तो शायद एक मिस्ट्री ही रहेगी। 30 जून 2009 को एक वर्कर ने इस कार को देखा और फौरन पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। सबसे पहले तूबा को बुलाया गया। तूबा ने इनिशियली पुलिस वालों को बतलाया कि तीनों बहनों ने उसकी गाड़ी चुराई और फिर वो ड्राइव करने के लिए चले गए और फिर शायद वो गाड़ी कनाल में गिर गई, इंटेंशनली या बाय एक्सीडेंट। पुलिस को मोहम्मद से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला और फिर उन्होंने हामिद को बुलाया और हामिद पुलिस वालों पर ही चिल्लाने लगा। उसने कहा कि पुलिस ऐसे कैसे सोच सकती है कि वह अपनी बहनों के साथ ऐसा करेगा। लेकिन हामिद एक गलती ऑलरेडी कर चुका था। उसने अपनी लेक्सस कार का एक एक्सीडेंट रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को कॉल करके उसने यह बताया था कि उसकी गाड़ी किस प्रकार से डैमेज हुई है। 30 जून सुबह 7:30 बजे उसने ऐसा किया था, खुद को सेफ रखने के लिए, कि उसकी गाड़ी आगे से पूरी डैमेज हो चुकी है और यह डैमेज ऐसा था मानो किसी चीज को उसकी गाड़ी ने हिट किया हो। पुलिस को इस बात से कंफर्म हो गया था कि इन तीनों बहनों का मर्डर हामिद ने किया है, अपनी फैमिली के साथ या उसके बिना, क्योंकि जो गाड़ी पुलिस को पानी से मिली थी उसकी हेडलाइट्स टूटी हुई थी, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर जहां दोनों गाड़ियों का इंपैक्ट हुआ था। पर पुलिस के पास अभी भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था इनको अरेस्ट करने के लिए। इसलिए पुलिस ने अब फैमिली का वायर टेप सर्विसेज स्टार्ट कर दिया एंड फाइनली पुलिस को एक लीड मिली कार के डिवाइस से। इस बारे में मोहम्मद को कुछ भी पता नहीं था। फिर जब एक दिन वो तूबा के साथ कार में बैठा था तब वो अपनी बेटियों से कितना प्यार करता है यह बात वो उस लिसनिंग डिवाइस में बताता है। वो कहता है कि अगर मेरी बेटियां 100 बार भी जिंदा होंगी तो मैं हर बार छुरी से काटकर उनके टुकड़े कर दूंगा। इस पर वह अपनी बेटियों के बारे में कहता है कि यह सब वो लोग डिजर्व करती थी। तूबा कहती है कि पनिशमेंट सिर्फ जैनब डिजर्व करती थी, बाकी दोनों तो इनोसेंट थी। मोहम्मद रिप्लाई करता है कि नहीं, वो तीनों ही डेथ डिजर्व करती थी। फैमिली ऑनर से बढ़कर कुछ नहीं है। पुलिस फाइनली इस कन्फेशन के बाद इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 25 साल बाद ही इन्हें पैरोल दिया जा सकता है, ऐसा कोर्ट ने कहा। लेकिन तूबा को कई बार
जेल से बाहर भी देखा गया है। एक बार जब तुबा की मदर की डेथ हो गई थी तो उसके लिए भी उसे जेल से छुट्टी दी गई थी। अब सवाल यह बनता है कि इतने ब्रूटल मॉन्स्टर के साथ इतना ह्यूमन बिहेवियर, क्या ये सही है? क्या ये विक्टिम्स के साथ इनजस्टिस नहीं है? तो कमेंट्स करके अपने ओपिनियन जरूर बतलाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।